गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और बेहतरीन एचएसएससी के जेके क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच हूं। और पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। हालांकि इसके ओरिजिनल अगर हम पेपर में पूछे गए ऑप्शन की बात करें तो कुछ अलग थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से लिए, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। क्या ले लेते हैं यहाँ पे, बी ले लेते हैं अंग्रेजी का। पहला बताया गया कि अनुच्छेद 19A, दूसरा है अनुच्छेद 19B, तीसरा है अनुच्छेद 18 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 17। बताइएगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलता है, तो जरूरी होता है कि हमें भारतीय संविधान के सभी, असल में बात करें मूल संविधान की तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था वो बन चुका है कानूनी अधिकार। तो अब बचते हैं मौलिक अधिकार कितने दोस्तों, 6। और मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट है, यानी ये है हमारे संविधान का बोरोविंग फीचर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। तो एक पेपर में मैंने यहाँ पे मौलिक अधिकारों में सबसे पहले समता या समानता का अधिकार लिया था। कौन सा दोस्तों, समानता का अधिकार। और उससे संबंधित भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद दिए हैं वो हैं 14 से लेके 18 तक। कितने अनुच्छेद दोस्तों, 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का, जो यहाँ पे बात की जा रही है। कौन सा है दोस्तों, स्वतंत्रता का। ये ध्यान रखना है और इसी में छुपा हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। जो स्वतंत्रता के अधिकार है यहाँ है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहाँ पे अनुच्छेद है 25 से लेके 28। ये सब लोगों को पता है, नहीं पता है तो दोस्तों पता होने ही चाहिए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो है, शिक्षा संबंधी और संस्कृति संबंधी जो अधिकार हैं वो आते हैं अनुच्छेद 29 से 30। और संविधान में जिसको किसको अनुच्छेद दोस्तों 29, 30। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने इसे क्या कहा है भाई, भारतीय संविधान का हृदय आप लोग कह सकते हैं। अनुच्छेद 32 इसे क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एक बेहद इंपॉर्टेंट वाले। स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ऑप्शन ए और बी में से है इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें कहा है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन। आप सबको पता होगा कि 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। कितनी तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19A B C D E F इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ABCDEG तक, ABCDE और G, F नहीं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। 19A में क्या है दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता। 19A बोलने की स्वतंत्रता जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी पूछा है पेपर में कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 19A में किया गया है, अनुच्छेद 19A में। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं आप 19B, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठे होना या सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता किस में है, अनुच्छेद 19B में है। और अनुच्छेद 18 और 17 ये कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। अनुच्छेद 17 फेवरेट रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला। इसमें क्या होता है, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ये किस कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है इससे, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का मतलब पहले जो राय बहादुर की, सर की, जिस तरीके की उपाधियां दी जाती थी उनका उन्मूलन यानी उनका अंत, इन उपाधियों का अंत। ये जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 18 से, उपाधियों का अंत। और ये आते किस में है, तो ये समानता या समता के मौलिक अधिकारों में आते हैं। चारों मैंने आप लोगों को बताए हैं, एक एक करके अब आप लोगों को सारे के सारे 6 पढ़ने। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों, 19A में है, ठीक है ना। 19B भी मैंने आपको बताया कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने या सभा करने की आज़ादी, ये किस में, अनुच्छेद B में, 19B में बताया गया। कोई भी संघ बनाना हो 19C में, संघ बनाने की स्वतंत्रता ये किस में है, 19C में है ऐसा, ठीक है ना। एक एक करके आपको सारे पढ़ लेने हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे, 7। कानूनी अधिकार बाहर गया 300A में, अब कितने बचे हैं, 6। मौलिक अधिकार लिए किस देश से थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे। इसमें 6 के 6 मैंने आपको बताए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22 जिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, शोषण के विरुद्ध 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29 और 30, और 32 बता ही दिया है, ये पता भी है सबको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और स्वतंत्रता वाले मैंने कितने बताए आपको, 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है।
और वो 6 तरह की मैंने आपको यहाँ पे बताई, 19A B C D E और G। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान रखना है। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है और 19A में ही है बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? किस समिति की अनुशंसा पर ऐसा हुआ था? किस समिति की अनुशंसा पर? पहली बात, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कितने थे भाई, मौलिक अधिकार 6, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? अमेरिका से। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए। ध्यान रखना, दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अधिकार अगर पूछे आपसे तो कहाँ से कहोगे? अमेरिका से। और कर्तव्य अगर आपसे पूछे, मौलिक अधिकार लिख देते हैं अधिकार, और अगर कर्तव्य आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे? कहाँ से, किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। संख्या दोनों की पता ही है, मौलिक अधिकार 6 हैं अभी वर्तमान में और कर्तव्य कितने हैं? 11। अब बताइए किस समिति की अनुशंसा पर ऐसा किया गया? पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती समिति, दूसरा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तीसरा है SK शाह समिति कर लो, और चौथा है सरदार हुकुम सिंह समिति। ऑप्शन भी बहुत आसान है इस क्वेश्चन की, बेहद आसान वाले ऑप्शन है यहाँ पे। दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है ना। संविधान के 42वें संविधान संशोधन, असल में ये हुआ कब था? ये बहुत बार पूछा गया, 42वां और 44वां। 42वां संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976, 1976 में मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया था। और लिए कहाँ से? मैंने आपको यहाँ पे बताया, रूस से। भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं, उनमें से अगर ये पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में, तो क्या कहोगे? भाग 4 क में है। इससे संबंधित अगर अनुच्छेद आपसे पूछे, इससे संबंधित अनुच्छेद पूछेगा तो क्या कहोगे? 51 क में। ठीक है ना। याद रखनी 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहला, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। दूसरा, कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। तीसरा, हुआ कब था? 1976 में। भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 क में। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 51 क है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। किस देश से लिए गए हैं? ये बोरोइंग फीचर में आता है, तो ये रूस के संविधान से। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले। उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, आप लोग जरूर इसे पसंद करेंगे और वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है भाई, अक्सर कई बार हेडक्वार्टर वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और ये बहुत बेसिक सी बात अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि भारत में पहली रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो अप्रैल 1853 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? अप्रैल 1853 में। 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी भारत की चली थी। और एक इंपॉर्टेंट की आप लोगों को पता है कि वर्ष 1924-25 से एटवर्थ कमेटी की सिफारिश के बाद जो है रेलवे का अलग से बजट होता था, है ना। रेलवे का अलग से बजट पेश किया जाता था। रेलवे बजट कब से किया जाता था? 1924-25 के बजट से। और किस कमेटी की सिफारिश पर ऐसा किया गया था? तो एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेलवे का अलग से बजट आने लगा था। ठीक है। लेकिन 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में ही शामिल कर दिया गया था। 2017 में रेल बजट जो एक ही बजट आने लगा, फिर रेल बजट को किस बजट में शामिल कर दिया गया था? केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया था। 1924-25 में अलग हुआ था, 2017 में वापस से उसी में शामिल कर दिया गया था। रेलवे का मुख्यालय है अलग अलग 17 मंडलों में बंटा हुआ था पहले, लेकिन अब वर्तमान में तटीय जो है उसको भी एक अलग से मंडल बनाया गया था। कुल मिला के अगर पूछा जाए रेलवे के मंडल तो वर्तमान में 18 हो गए हैं। ठीक है ना। दक्षिण तटीय रेलवे, तो यहाँ पे मुख्यालय पूछा है कौन से का? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, चौथा ऑप्शन है हुबली। ठीक है ना। अगर चेन्नई की देखा जाए तो ये दक्षिणी रेलवे का है। किस रेलवे का हेड मुख्यालय? दक्षिण रेलवे का। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? चेन्नई में। दूसरा है कोलकाता, जो दक्षिण पूर्व रेलवे का, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आप लोग यहाँ से देख रहे हैं इलाहाबाद, ये उत्तर मध्य रेलवे का है। ये किसका है? उत्तर मध्य रेलवे का। और उसके बाद ऑप्शन है आपका डी हुबली, ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का है। ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। कितने जोन मंडल में बंटा हुआ है ये ध्यान रखना, 18। और 18वां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में इसको गठन किया गया था। हालांकि वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आप लोगों को, दक्षिण तटीय रेलवे। क्या ध्यान रखोगे? दक्षिण तटीय रेलवे।
दक्षिण तटीय रेलवे। हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो क्या कहोगे बताइए, हेडक्वार्टर कहाँ है दक्षिण तटीय रेलवे का, जोन मुख्यालय कहाँ पे, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे। ये चारों 5 मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, बाकी कुल 18 है, उन सबका आप लोगों को हेडक्वार्टर जो है वो याद कर लेना, जोन जो है मंडल या जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जर्मनी की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे में क्वेश्चन ढूंढ के आप लोगों को जरूर हम लोग डेली की क्लास में करेंगे, जहां से क्या है कि इंपॉर्टेंट जो कंट्री है उनकी, चाहे वो करेंसी पूछ रहा है ज्यादा, चाहे वो मुद्रा पूछे, चाहे उनसे कैपिटल उनके पूछे, यानी चाहे वो राजधानी पूछे चाहे उनकी मुद्रा पूछे, हमें ध्यान रखना है। जर्मनी की राजधानी बताइए, लिस्बन है, ओस्लो है, एथेंस है, या इनमें से कोई नहीं है। एथेंस तो सभी साथियों को पता है ना, ओलंपिक खेल वाला क्वेश्चन एथेंस से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। चलिए जर्मनी की राजधानी बताइए फटाफट से क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी है, लिस्बन, ओस्लो, एथेंस या ऑप्शन डी जो कि इनमें से कोई नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ दोस्तों लिस्बन। बताइए लिस्बन किस देश की राजधानी है, तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। किस देश की है, पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आपका यहाँ पे ओस्लो। ओस्लो बताइए किस देश की राजधानी है, तो नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों, ओस्लो। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पे एथेंस, ये पता ही है सबको, यूनान, यूनान की राजधानी क्या है दोस्तों, एथेंस। 1896 वाले सबको ओलंपिक आधुनिक तो याद ही है ना। चलिए, और इनमें से कोई नहीं फिर इस क्वेश्चन का आंसर होता है, और अगर इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर होता है तो जर्मनी की राजधानी फिर क्या है, जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों, बर्लिन। क्या है जर्मनी की राजधानी, बर्लिन। ये सारी आपको ध्यान रखनी है, लिस्बन पुर्तगाल, ओस्लो नॉर्वे, एथेंस यूनान की है, और जर्मनी की क्या है, बर्लिन है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ और भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे अगर आपसे रूस की पूछे, रूस की राजधानी पूछेगा तो क्या कहोगे, मास्को। रूस की राजधानी क्या है, मास्को है। और रूस की करेंसी अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे, रूबल कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी आप लोग जो है जैसे फ्रांस की हैं, ये जो इंपॉर्टेंट वाले देश हैं इनकी राजधानी आपको पता हो, करेंसी भी इनकी पता हो। फ्रांस की क्या है, पेरिस। और आजकल तो वो संसद जो पूछ रहा है उसका चलन है भाई क्वेश्चनों में, संसद, इन देशों की संसद का नाम बताइए ना, ये भी पूरा चलन में है क्वेश्चन पूरा, आप लोग इसको भी ध्यान दें। डेनमार्क की है कोपेनहेगन, डेनमार्क, डेनमार्क की क्या है करेंसी, सॉरी राजधानी, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ से बाकी सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके तैयार कर लेनी है। अगला नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बताइए कौन सी नदी जो है भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहला ऑप्शन है माही नदी, दूसरा है लिम्पोपो नदी, तीसरा है कांगो, चौथा इनमें से कोई नहीं। हालांकि दोस्तों मैंने ऑप्शन बी सी यहाँ पे है वो नदियां ली जो भारत की नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, माही, लिम्पोपो, कांगो या इनमें से कोई नहीं। माही नदी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सबको पता भी होगा। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। लिम्पोपो जो नदी है दक्षिण अफ्रीका में, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और अगर कांगो नदी आपसे पूछे तो ये विषुवत रेखा को, किसको दोस्तों, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट हैं। कर्क रेखा पूछेगा तो माही नदी कहेंगे, लिम्पोपो पूछेगा तो मकर रेखा, और कांगो नदी जो है विषुवत रेखा। तीनों रेखाएं और इनको ये नदियां जो है 2-2 बार काटती हैं। इंपॉर्टेंट वाला है, दोनों तीनों पॉइंट आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखने हैं। और अगर बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से। कई बार ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वो उन 8 राज्यों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल मैप के बीचों बीच से। अगर वैसे तो मैप आप लोगों को हफ्ते में कम से कम एक बार तो आप लोगों को मैप जरूर देख लेना चाहिए, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ पे दोस्तों, गुजरात। गुजरात के साथ लगता फिर किसकी बात करेंगे, राजस्थान की। गुजरात, राजस्थान, बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग आप चलोगे। फिर आ गया मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन सा राज्य है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। फिर टी से त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा, और मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये वो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 भारत के राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। इन सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा है, तो बिल्कुल ऐसे ढीले में नहीं लेना है,
ठीक है ना। दिन की शुरुआत हुई है तो कुछ बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच हैं, तो आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से पढ़ लेनी है। ये बहुत काम की चीज़ें ये वो जनरल एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं कि कभी भी किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। केवल HSSC की भी बात हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, कहीं पे भी कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, आपको एक एक करके इन सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यह महासागर पूछा, और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है ये तो पता होगा, तो ही पता पाएंगे कि दूसरे नंबर पे कौन सा आता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा दोस्तों, आर्कटिक महासागर। और आप सबको पता प्रशांत महासागर 16 करोड़ 57 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ सबसे पहले नंबर पे आता है प्रशांत महासागर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अटलांटिक महासागर, तो वो दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक। हिंद महासागर 7 करोड़ 34 लाख के साथ तीसरे नंबर पे आता है, ये थर्ड सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से पूरी सीरीज पहले 2-3 भी अगर आपको पता है तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। दोस्तों क्वेश्चन ये कई बार पूछा है, गांधी इरविन पैक्ट जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन है ना इसके मैंने 4 ऑप्शन जो लिए ना ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे हैं। और अब तो ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आ रहा है उसमें डेट बहुत पूछ रहा है आपसे। एक एक पेपर में 6-6, 7-7 डेट पूछी थी। 4 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 3 फरवरी 1928। इन चारों डेट का कुछ ना कुछ खास हुआ है, चारों डेट को कुछ ना कुछ खास हुआ है, तो सोचा एक ही ऑप्शन में चारों को ले लें और फिर कर लेते हैं इनको डिस्कस। क्योंकि अगर मैं 1, 2, 3, 4 मार्च 1931 करता तो सिर्फ एक ही बात हम लोग डिस्कस कर पाते, है ना। एक एक करके यहाँ से सारी बातें हम लोगों को पढ़नी है। पहला ऑप्शन है 4 मार्च 1931, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। 4 मार्च 1931 पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हुआ दोस्तों, आंसर। 12 मार्च 1930 HSSC ने पूछा था कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। 12 मार्च 1930 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ, बताइए क्या होगा सही आंसर। फिर 12 मार्च 1930 हो जाएगा ना। और जो 6 अप्रैल 1930 है, इस दिन क्या था, यानी 12 मार्च को तो यात्रा की शुरुआत हुई थी। यानी 12 मार्च को तो क्या हुआ था दोस्तों, 79 समर्थकों के साथ महात्मा गांधी जी दांडी के लिए प्रस्थान किया था, यानी यात्रा की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं 6 अप्रैल 1930, तो कहाँ उन्होंने फिर वहां पहुंच के दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। ये दोनों दांडी यात्रा से जुड़े हुए ऑप्शन हैं। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुंच के दांडी पहुंच के महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। और तीसरा ऑप्शन है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ था दोस्तों, साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था, भारत आया था। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जिसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, वो भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को आया था। ये सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चनों को एक साथ संजो के लाए हैं, इसीलिए ताकि पॉइंट क्लियर हो, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आए और आप लोग उनको अच्छे से याद कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे गांधी इरविन पैक्ट, कौन सा दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट। और इसी के बाद महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था, स्थगित कर दिया था, समाप्त तो नहीं कहेंगे, स्थगित कर दिया था। और दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जिसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है वो भारत आया था। और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, यह सब आप लोगों को पता भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की थी। अभिनव भारत नामक संस्था, पहला ऑप्शन है वी डी सावरकर, दूसरा पी मित्रा, तीसरा ऑप्शन PN वापट, और चौथा ऑप्शन है हेमचंद्र दास कानूनगो। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, हेमचंद्र दास कानूनगो। चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और अभिनव भारत ना, कल का मैं एक पेपर देख रहा था, उसमें इनकी निम्नलिखित में से कौन सा, ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे, लेकिन एक उसमें से वी.डी. सावरकर से जुड़े हुए 3 पॉइंट दिए थे। पहला पॉइंट लिखा हुआ था, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था, तीसरा पॉइंट में लिखा था कि इन्होंने जो है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। ऑप्शन थे, पहला पॉइंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। और किन से संबंधित है ये, तो ये वी.डी. सावरकर से संबंधित है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने करी थी, वी.डी. सावरकर ने करी थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। पी मित्रा ने भी ऐसी ही एक संस्था की स्थापना करी थी। ये दोनों इन दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। तो है कि नहीं इंपॉर्टेंट, अलग अलग तरीके से ये चीजें पूछी जा रही हैं दोस्तों पेपर में, तो थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा ध्यान देके आप लोगों को यहाँ पे चीजों को याद करना है। पी मित्रा ने क्या किया था, पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। किसका गठन किया था, अनुशीलन समिति। पेपर में पूछे अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था,
तो पी मित्रा ने जो है अनुशीलन समिति का गठन किया था, अनुशीलन समिति। और अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने करी थी। और अनुशीलन समिति ने किसे भेजा था भाई? हेमचंद्र दास कानूनगो। हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा था बम बनाने की कला सीखने के लिए। कहाँ पे भेजा था? पेरिस भेजा था। ठीक है। और अभिनव भारत में जो ये संस्था थी, इसके एक सदस्य थे जिनका नाम था पीएन वापट। तो इन्हें बम बनाने की कला सीखने के लिए इन्हें भी कहाँ भेजा था? पेरिस, बम बनाने की कला सीखने के लिए। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे एक साथ आपको लिख दिए हैं। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना बीडी सावरकर, और अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी? बंगाल में पी मित्रा ने करी थी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट वाले। और दोनों के पीएन वापट किससे संबंधित थे? तो ये अभिनव भारत संस्था से जुड़े थे, बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजे गए। और हेमचंद्र दास कानूनगो जो हैं अभिनव किससे जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जिन्हें कहाँ भेजा गया था? पेरिस भेजा गया था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम भारतीय महिला सर्जन, प्रथम भारतीय महिला सर्जन कौन है भाई? इनमें से पहला ऑप्शन है डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है सुरेखा शंकर यादव, दूसरा ऑप्शन क्या है? सुरेखा शंकर यादव, तीसरा है हरिता कौर दयाल, और चौथा है भानु अथैया। देखिए ऑप्शन तो पहला ही इसमें आंसर है। प्रथम भारतीय महिला सर्जन कौन है? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। लेकिन इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग बार पेपरों में पूछा गया है। दूसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सुरेखा शंकर यादव, ये भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर थी। रेल ड्राइवर लिख देते हैं, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर, प्रथम महिला पायलट आप कह सकते हो, महिला ड्राइवर या पायलट। ठीक है, चलिए एक तो ये याद रखना है। दूसरा जो ऑप्शन है हरिता कौर दयाल, ये वायुसेना में प्रथम महिला पायलट थी। किसमें? वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, प्रथम महिला पायलट। अपने अपने फील्ड में महारत थे ये, यानी फर्स्ट नंबर पे थे, प्रथम थे, प्रथम महिला पायलट। और भानु अथैया भी प्रथम भारतीय महिला हैं। ये आप लोग मुझे बताएंगे भानु अथैया किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या मतलब एक पुरस्कार जीतने वाली हैं ये, तो कौन सा पुरस्कार इनको मिला था भानु अथैया को? प्रथम भारतीय महिला जिसमें ये बनी थी वो पुरस्कार जीतने वाली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ खालिस्तान पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है ना। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि कौन से हैं जिन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है, कौन सा प्रथम पुरस्कार जीता है, वो है भानु अथैया। कौन सा पुरस्कार जीता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कई बार अलग अलग तरीके से इस तरह के क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे गए हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और करते हैं कुछ बेहतरीन सा। ट्रैकोमा बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा एक डिजीज है, ट्रैकोमा एक डिजीज है, एक बीमारी है। इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है आंखें, तो कई बार पूछा है, मस्तिष्क, त्वचा या फिर तंत्रिका तंत्र। बताइए ट्रैकोमा बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा से दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होता है? फिर आंख, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे। और फिर ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, मस्तिष्क, त्वचा, तंत्रिका तंत्र। देखो एक मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर बताऊं, मस्तिष्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेनिंजाइटिस रोग है। कौन सा? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस वायरस से होने वाली एक बीमारी है, और ये जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। एक तो वो पूछते हैं ना कि कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है, कौन सी प्रोटोजोआ से है, कौन सी बैक्टीरिया से है। जैसे एड्स से पूछता है कि किससे, एड्स जो है किससे फैलती है, तो किससे होने वाली बीमारी है, जैसे वायरस हो गया है। इसी तरीके से वो आपसे टीटनस का पूछता है, हैजा का पूछता है, जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों को जो सारी प्रोटोजोआ, सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है वायरस, वायरस है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रोटोजोआ। कौन सा? प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है। प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, और कौन सा रह गया यहाँ पे? फंगस। कौन सा रह गया? फंगस। इन चारों से होने वाले जो जो अलग अलग डिजीज हैं, तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से पेपर में उनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज जो है वायरस से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, और कौन सी जो है फंगस से होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन से सारी चीजें हम लोग एक साथ कर नहीं पाएंगे, ये तो एक कंप्लीट टॉपिक है। अब आपको बुक उठानी है, आपको अच्छी बुक से अच्छा रिलेशन बनाना है, ताकि आप लोग उसके साथ रह सकें और ताकि आप लोग वहां से पढ़ सकें इन चीजों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है, यकृत, अग्नाशय, त्वचा या इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी पूछी है, अग्नाशय को पैनक्रियास कहते हैं ना,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? पहला ऑप्शन है यकृत, लीवर जिसको कह देते हो, अग्नाशय पैनक्रियाज हो गया, स्किन त्वचा हो गई है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है ऑप्शन ए और बी में, तो ध्यान रखना यकृत जिसको लीवर कहते हैं, क्या है? लीवर। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर है, जिसका वजन अगर पूछे तो 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद पैनक्रियाज जिसको बोल देते हैं अग्नाशय, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सेकंड नंबर पे आती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता तो क्या आंसर करते हैं हम लोग? अग्नाशय, ठीक है ना। और त्वचा बताइए, लार्जेस्ट या सबसे बड़ा ऑर्गन कह देते हैं कई बार इसको, ऑर्गन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। और अग्नाशय जो है वो सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी आप लोग कह सकते हो पैनक्रियाज को, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। दोनों इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट हैं। बताइए आज की क्लास में आपको कैसी लगी है? आप लोगों को एंजॉय किया नहीं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या नहीं है? अगर बढ़िया लगे, कुछ इंप्रूवमेंट वाली बात हो तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए ना, ताकि अगर कुछ कमियां रहती है तो हम उनको नेक्स्ट क्लास में इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि टाइमली आप लोगों के पास क्लास की अपडेट है वो आती रहे। और डेली हम लोग 3-4 क्लास दिन में करते हैं, उसके बाद शाम को हम लोग पेपर करते हैं, और वो बेहद इंपॉर्टेंट वाला होता है। तो उसी का शेड्यूल है शाम को 8:15 बजे, वो आप लोग जरूर देखें, जरूर करें। चलिए मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।